हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी और वो भी क्वेश्चन नंबर 21। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आप इससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। आंसर में प्रॉब्लम होगी, फिर भी हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इस क्वेश्चन में जो हमें परेशान कर रहा है। चलिए देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मिस्टर किशोर एक हिंदू अविभाजित परिवार का एक कर्मचारी है। पहली बात ये कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे, आप परेशान ना हो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर्मचारी अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में उनका स्थान 30,000 घटाने के बाद मूल वेतन 2,70,000 है। नियोक्ता का अंशदान प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 30,000 है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते के शेष पर 9.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज 28,500 रुपये है। दौरे के लिए यात्रा भत्ता 2,400 रुपये है। शहरी क्षतिपूरक भत्ता 10,000 रुपये है। बोनस 15,000 रुपये है। मनोरंजन भत्ता 5,000 रुपये है। धारवाड़ में रहने का असुसज्जित मकान जिसके लिए नियोक्ता 7500 रुपये प्रति माह किराया भत्ता देता है, परंतु केवल 600 रुपये प्रति माह के उसको वेतन में से काटा जाता है। मूल मुफ्त गैस तथा बिजली नियोक्ता द्वारा 500 रुपये प्रति माह की लागत पर प्रदत्त है। नियोक्ता ने एक छोटी कार व्यापारिक एवं निजी काम के लिए दे रखी है, परंतु निजी काम के व्यय में मिस्टर किशोर वहन करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उसकी कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। यही पूछ रहा है आपके क्वेश्चन से। इंग्लिश में सुन लीजिए। मिस्टर किशोर एन एम्प्लॉई ऑफ HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्निश द फॉलोइंग particulars of his income for the financial year. Net basic salary 2,70,000 after deduction of his contribution to RPF 30,000, employer's contribution to RPF 30,000, interest on PF account balance 9.5% per annum 28,500, traveling allowance for our tour rupees 2,400, city compensation allowance यानी compensatory allowance 10,000, bonus 15,000, entertainment allowance 5,000, unfurnished house at Dharwar for which the employer pays 7,500 per month as rent but deducted only 600 per month from his salary. Free gas and electricity provided by the employee at cost 500 per month. The employer has provided a small car for official and a private purpose. Expenses for private purpose are made by Kishore. Compute his taxable salary for the assessment year 2021-22. सबसे बड़ी समस्या आपकी यही रही होगी। ये तो पहले लिख देते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी हो, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी। आपको बार बार बताएंगे नहीं, यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी कम है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, तो ये समझिए बेसिक सैलरी का होता है, जिसे हम बेसिक पे भी कहते हैं, बेसिक सैलरी भी कहते हैं। हम पे भी लिखते हैं, सैलरी भी लिखते हैं, कुछ भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सैलरी आपकी दिखा रहा है कि जो आपको फंड मिला है प्रोविडेंट फंड, उस प्रोविडेंट फंड को काटने के बाद 2,70,000 रुपये है। यानी 2,70,000 है, इसमें 30,000 रुपीज़ का प्रोविडेंट फंड काट दिया गया था। तो उससे क्या मतलब, मुझे तो बेसिक सैलरी जाननी है ना, तो ये 30,000 का रुपीज़ का ये दिखाएंगे और हमारी बेसिक सैलरी यहीं पे हो जाएगी 3,00,000 रुपीज़। यहाँ पे एक चीज़ हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट लिखा है कि नियोक्ता का अंशदान प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 30,000 रुपये है। पहले ही आप एक चीज़ ये जान लीजिए, इसके पहले जो भी 20 क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं लग रहा है कि प्रोविडेंट फंड आया हो और उसमें 12.5% से कम रहा हो और आपको टैक्सेबल कर दिया गया। नहीं, हम लोग जानते हैं और 20 बार बता चुके हैं कि जो टैक्सेबल होता है वो 12.5% के बाद का होता है। तो आपकी वैल्यू तो 12.5% के बराबर रहनी चाहिए। अभी हम अलावेंसेज ले ही नहीं रहे हैं, मीनिंग की सैलरी में सिर्फ इतना बता दें कि जो 3,00,000 रुपये है, इसका भी अगर आप 12.5% यानी 12.5% लेंगे तो ये 12×3=36, 37,500 रुपये आ जाएगा। और जो आपने अलावेंस पाया है, PF पाया है, वो 30,000 रुपये की है ही। कितने का है? 30,000 रुपये का है। तो हम जानते हैं कि PF हमारा यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी जो है, या ये रिकॉग्नाइज्ड ही है ना, देख लें।
प्रोविडेंट फंड में लिखा हुआ है यहाँ पे हाँ प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, 12.5% होता है, यानी जिसे हम शॉर्टकट में आरपीएफ लिखते हैं, ये 12.5% से कम है, इसलिए ये एग्जम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। उससे बात तो आप सैलरी की मीनिंग जब लेंगे तो बेसिक सैलरी के बाद जितने अलाउंसेज हैं एचआरए उचारे सब लेके देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से मतलब इस चीज़ से है कि यहाँ पे आरपीएफ में आएगा ही नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ की बात करें तो भी हमने आपको 20 बार बताया होगा, जितने बार आरपीएफ का पॉइंट आता है उतने बार इसका भी आता है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, कि इसमें 9.5% तक का छूट मिलता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि जो वैल्यू है 3800 रुपये या जो भी है, यहाँ पे 28,500 रुपये, ये किसके बराबर है? 9.5% के बराबर है। जब हमें छूट भी 9.5% की मिल रही है और 9.5% के बराबर है भी, तो ये भी हम जान गए एग्जम्प्ट होगा, होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि टूर के लिए कितना मिल रहा है इनको, टूर के लिए 2400 रुपये यात्रा भत्ता मिलता है। अब ये बताइए कि आपके ऑनर ने कहा कि जाइए मेरे काम से जाइए, टूर घुमाइए, वहाँ देखिए कि किस प्रकार से बिजनेस होता है, कौन सी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, तो वो किस लिए भेज रहे हैं? आपको घुमाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, वो अपने मतलब से अपने बिजनेस के लिए भेज रहे हैं कि हमारा बिजनेस ये देखेंगे तो इम्प्रूव होगा, क्योंकि वहीं पे इसमें वो भी काम ही कर रहे हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं, आपको टूर के लिए छूट मिलती है, लेकिन वो भी बिजनेस पर्पज से, तो वो हमारे लिए एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं। क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट देख लें हम, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? लिखा हुआ है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, जिसे हम कहते हैं CCA। ये क्यों मिलता है? इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं। CCA का मतलब ये हो गया सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, इसलिए मिलता है कि मान लीजिए आप हम गोरखपुर में रहते हैं या आप जिस शहर में रह रहे हो, वहाँ से आपके जो ऑफिस की दूरी है वो 100 मीटर पे है, और कि आपके जो बगले वाले बड़े वाले भैया जी हैं वो मुंबई में रहते हैं या ऐसे शहर में रहते हैं, और जहाँ पे उनके घर से उनके ऑफिस की दूरी 40 किलोमीटर है। ये बताइए आप अपने ऑफिस पे सुबह उठ के या लेट से जल्दी पहुँच जाते हैं, या वो सुबह उठने के बाद भी जल्दी पहुँच जाते हैं? नहीं, आप लेट भी उठते हैं, आपके ऑफिस 100 मीटर दूर है, आप जल्दी से पहुँच जाते हैं। वो पता चलता है आपके उठने से 1 घंटा पहले उठे हुए हैं और अपने ऑफिस पहुँचते हैं 10 मिनट बाद ही, लगभग-लगभग लेट हो जाता है। ये बताइए कि एक तो मानसिक प्रताड़ना जो उनको मिली है, मानसिक दिक्कत हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है उनके साथ, जिस माहौल में वो जाके रोड पे जाते हैं, ची 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 जो चलता है, आवाज़ आती है रोड पे, वो चीज़ें झेल रहे हैं। उसके लिए क्या उनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए? तो उनके लिए या तो कंपनी या सरकार उनको एक छूट देती है, एक ऑफ़र देती है, एक अलाउंस देती है, जिसका नाम है सिटी कंपल्सरी अलाउंस, ठीक है? और ये अलाउंस आपको जो मिल रहा है वो 10,000 का है। तो ये जो 10,000 मिल रहा है ये टैक्सेबल होगा। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, देख लीजिए 10,000 है ना? हाँ 10,000 है। बोनस, तो बोनस में लिखना क्या है? सीधे लिख दें कि ये तो टैक्सेबल होना ही है। बोनस टैक्सेबल कितना है? 10,000 या 5,000? बोनस बोनस या 15,000 क्या है? बोनस 15,000 है, हिंदी में 15,000, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट पे आते हैं। सेवेंथ पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरटेनमेंट अलाउंस। इससे पहले भी इंटरटेनमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में EA लिखते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस में आपको क्या होता है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए छूट मिलती है टैक्सेबल अमाउंट में, एग्जम्प्ट कुछ होता है। लेकिन अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, गवर्नमेंट वर्कर नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, तो उसको छूट नहीं मिलती है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? ये तो एक कर्मचारी है HUF का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस पे कोई छूट नहीं मिलती। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस पे किसी को छूट मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो कितनी मिलती है? उस अमाउंट का 20% या 5,000, जो भी कम रहेगा वो छूट मिलेगी।
तो अगर इसको छूट मिलती तो 5000 का 20% 1000 या 5000 5000 की छूट मिल जाती। लेकिन यहाँ पे इसको एक छूट नहीं मिलेगी एक भी पैसे की, क्योंकि वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। इसी के साथ आपका ये निकल गया, यानी इंटरटेनमेंट अलाउंस निकल गया। अब आपका आया रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट। कितने का कौन सा पॉइंट आया है? RFA। इसमें हम ये देखते हैं कि एरिया कौन सा है, पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन के लिए रूल है कि 10 लाख से कम उस क्षेत्र में, उस शहर की जो जनसंख्या है, उस नगर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम रहती है तो 7.5% लगता है सैलरी का। अगर वही जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है तो 10% लगता है, और उस शहर की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% लगता है। और उसमें कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया हो, सिर्फ किसी भी शहर का नाम दे दिया हो तो हम 15% मान लेते हैं। तो यहाँ पे किसी शहर का नाम दिया है, जनसंख्या नहीं दी गई है। तो अब हमें ढूंढना क्या रहता है कि सैलरी, और इस सैलरी की मीनिंग में आता क्या है। तो ये जान लीजिए, बोनस कमीशन ये सब तो आते ही है। सिर्फ आता नहीं है तो वो जो है, क्योंकि ये एक परक्यूजिट्स है, अब परक्यूजिट्स में परक्यूजिट्स नहीं जुड़ जाते। परक्यूजिट सैलरी के छोड़ दिया जाए सैलरी की मीनिंग में, और एक डियरनेस अलावेंस, पार्ट ऑफ सैलरी है तो वो भी जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है तो डियरनेस अलावेंस नहीं जोड़ा जाता है। डियरनेस पे नहीं, डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमें लिए जोड़ने की चीज़ें क्या है, तो पहली चीज़ तो बेसिक सैलरी तो सैलरी है ही। दूसरी बात, ये टूर का जो पॉइंट है ये तो कट गया है। CCA सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, ये एक अलावेंस है और इसको हम ऐड करेंगे, यानी 3 लाख रुपए, यानी 33 लाख रुपये, ये 10,000 10,000 रुपये। बोनस इसको ऐड करना ही है 15,000। इंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000। अगर इन चारों को ऐड कर दें तो हमें पता चलेगा कि 3,30,000 रुपीज ये आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसका हमको मिलता कितना है 15%, तो ये कितना हो जाएगा 49,500 रुपये। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर वही इम्प्लाई रिम्बर्समेंट में कुछ ले लेता, यहाँ पे कोई एक चीज और लिखा हुआ है कि 7,500 नियोक्ता देता है। ये कितना देता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमारे सैलरी से मतलब होता है यहाँ पे। और ये बात जो भी कम रहता है वो ऐड किया तो 7,500 का आप 12 में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 90,000 रुपये। और यहाँ पे अभी देख लीजिए 49,500 रुपये आ रहा है, तो 49,500 ही लेंगे क्योंकि कम है। दूसरी बात ये कि ये 600 रुपये रिम्बर्समेंट में ले रहा है, तो रिम्बर्समेंट वो 7,500 लें चाहे ना लें, जो ये 600 रुपये ले रहे हैं इसको माइनस करेंगे, इस रिम्बर्समेंट को माइनस कर देते हैं। रिम्बर्समेंट माइनस कितना करेंगे, 600 पर मंथ ले रहा है ना, तो 7,200 एनुअल में लेगा तो बचेगा कितना 42,300 रुपये, यही बचेगा। एक और पॉइंट है, एक दो पॉइंट और होंगे। मुफ्त गैस तथा बिजली नियोक्ता द्वारा 500 रुपये प्रति माह की लागत पर प्रदत्त है। ये पॉइंट देखने वाली बात है, होगा या नहीं। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है 500 पर मंथ, 500 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 6,000 रुपीज। 10th पॉइंट है आपका, स्मॉल कार दी गई है, उसको क्या दिया गया है, स्मॉल कार, स्मॉल ही है ना, नियोक्ता ने एक छोटी कार दी है। और दूसरी बात जो मैं बार बार आपको समझाता आया हूं कि जब कंपनी का एम्प्लॉयर खर्च कर रहा हो और जब कंपनी का एम्प्लॉय खर्च कर रहा हो, क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह खुद खर्च कर रहा है, और जब वो खुद खर्च कर रहा होगा तो वो क्या होगा, अगर छोटी कार है तो 600, अगर एम्प्लॉयर खर्च कर रहा होता तो 1,800। तो यहाँ पे हम 600 लेंगे, और 600 यानी 600 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 7,200 रुपये। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, देखिए आता कितना है। तो हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 3,30,000, 3,70,000, 3,72,000, 3,78,000, 3,85,500 रुपये, यही आ रहा है।
यही आ रहा है 3,85,500 रुपये ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी। ये क्या होगी? आंसर नहीं है, ये हो है आपकी ग्रॉस सैलरी 3,85,500। हम जानते हैं कि इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया जाता है। क्यों माइनस किया जाता है, किस रूल के कारण किया जाता है, ये पहले हमको कई क्वेश्चन बता चुके हैं। तो ये 50,000 रुपीज माइनस कर दिया गया। अब कितनी वैल्यू आई इसकी? 3,35,500। यही आपका होता है नेट टैक्सेबल सैलरी। नेट टैक्सेबल सैलरी। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा, और इसी उम्मीद के कारण हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।